बीबीसी दुनिया में आज देखिए, क्या गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है म्यांमार। सैन्य तख्ता पलट के 2 महीने बाद भी प्रदर्शनों की आग में झुलसता म्यांमार। अब तक करीब 40 बच्चों समेत 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत। संयुक्त राष्ट्र ने दी आने वाले दिनों में और खून खराबे की चेतावनी। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। म्यांमार के ताजा हालात की चर्चा होगी कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। बीते 24 घंटे में भारत में आए 81,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले। महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण के बीच पुणे में कल से नाइट कर्फ्यू। कोरोना से संक्रमित सचिन तेंदुलकर अस्पताल में भर्ती, कहा डॉक्टरों की सलाह पर एहतियातन गए अस्पताल। संक्रमण रोकने के लिए ब्रिटेन ने लगाया कीनिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस पर ट्रैवल बैन। 40 देश ब्रिटेन की रेड लिस्ट में शामिल। 9 अप्रैल के बाद ब्रिटेन आने की मनाही। महामारी के झटके के बाद एक बार फिर अमेरिका में बढ़ी नौकरियां। मार्च के महीने में 9,16,000 लोगों को मिला जॉब। टीकाकरण और सरकारी राहत पैकेज से सुधरे हालात। ताइवान में 4 दशक के सबसे बड़े ट्रेन हादसे में कम से कम 48 की मौत। ट्रेन और ट्रक की टक्कर से हुआ हादसा। टूम स्वीपिंग फेस्टिवल में शरीक होने जा रहे थे ट्रेन में सवार लोग। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। म्यांमार में 2 महीने पहले सैन्य तख्ता पलट हुआ। फिर उसके खिलाफ धीरे धीरे लोगों का विरोध शुरू हुआ, जिसने अब एक बड़ा रूप ले लिया है। सड़कों पर बेखौफ प्रदर्शनकारी और उन पर बेहिचक गोलियां बरसाते सैनिक। ऐसी तस्वीरें दुनिया भर में चिंता का सबब बन गई हैं। ना प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार हैं, ना सुरक्षा बल। तो क्या म्यांमार गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या आने वाले दिनों में खून खराबा और बढ़ेगा? और म्यांमार से भागकर भारत समेत कई देशों का रुख करने वाले शरणार्थियों का क्या हाल है? इस सब की चर्चा आज कवर स्टोरी में। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के 2 महीने बाद संयुक्त राष्ट्र के राजदूत ने कहा है कि वहां पर गृहयुद्ध का खतरा मंडरा रहा है, जिससे बहुत खून खराबा होगा। फिलहाल ये हिंसा और हंगामा जारी है। कल ही म्यांमार की नेता आंग सान सूची कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश हुई, जिससे प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। 2 महीने पहले जब सेना ने सत्ता छीनी, तब सूची को कैद में रखा गया। उनके वकील का कहना है कि उनकी सेहत अच्छी है, पर यह साफ नहीं है कि देश के मौजूदा हालात के बारे में उन्हें जानकारी है या नहीं। म्यांमार में बढ़ती हिंसा को देखकर सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। मकसद था म्यांमार की सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाना, पर चीन ने एक बार फिर म्यांमार के सैन्य नेताओं पर किसी भी तरह के प्रतिबंध लगाने की बात को नकार दिया है। इस पर और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता लॉरा बिकर। अमेरिका चीन पर कुछ कदम उठाने के लिए दबाव बना रहा है, पर चीन कुछ करेगा इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। दक्षिण कोरिया और दूसरे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के विदेश मंत्री आने वाले दिनों में चीन से मिलेंगे और उनकी बातचीत में म्यांमार का मुद्दा भी उठेगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या चीन पर इस दबाव का कोई असर पड़ेगा या नहीं। पर चीन ने साफ कह दिया है कि म्यांमार के सैन्य नेताओं पर प्रतिबंध लगाने वाली बात से सेना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उधर म्यांमार में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। ये पिछले शनिवार की तस्वीरें हैं, जो अब तक के प्रदर्शनों का सबसे भयानक दिन रहा। इस दिन 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हुई, जिनमें बच्चे भी थे। अब तक म्यांमार में 500 से ज्यादा लोगों की जान गई है। अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसी सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक मरने वालों में 40 से ज्यादा बच्चे हैं। इस हिंसा से बचने के लिए हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी देश छोड़कर भाग रहे हैं। कई भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों मणिपुर और मिजोरम पहुंच गए हैं। मणिपुर में पहले अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वो इन शरणार्थियों को वापस लौटा दें, लेकिन अब ये फैसला बदल लिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि उनके पिछले आदेश को गलत तरीके से पेश किया गया और सरकार सभी मानवीय कदम उठा रही है और वो सभी तरह के शरणार्थियों की मदद भी कर रही है। मणिपुर में भारत और म्यांमार सीमा से बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव बता रहे हैं कि वहां पर स्थिति कैसी है। म्यांमार में फरवरी महीने में हुए तख्ता पलट के बाद हिंसक झड़पों का दौर जारी है। वहाँ की सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच आए दिन हिंसक झड़पें होती जा रही हैं, जिसके चलते म्यांमार के बहुत से लोग
अपनी जान बचाकर भारत में शरण लेना चाहते हैं। लेकिन मणिपुर सरकार का वो आदेश जिसमें ये कहा गया कि ज़िला प्रशासनों को म्यांमार से आ रहे शरणार्थियों के लिए ना ही कोई सुविधाएं देनी होंगी, ना ही उन्हें कोई खाना या कोई आवास देना होगा और उन्हें विनम्रता के साथ वापस भेज देने के लिए कहा गया, उस आदेश को भले ही वापस ले लिया गया हो, लेकिन सुरक्षा बलों के बीच में उसे लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस समय हम मोरेह में हैं, जो भारत म्यांमार सीमा पर भारत का आखिरी कस्बा है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी रहा है। दोनों देशों के व्यापारी मोरेह में कई वर्षों से व्यापार करते आए हैं और यहाँ के लोगों का मानना है कि मानवीयता के नाते भारत को म्यांमार से भागने वाले लोगों की, जो भारत में शरण मांग रहे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। म्यांमार में क्या स्थिति बनती है ये कहना आज की तारीख में मुश्किल होगा, लेकिन भारत एक नज़र बनाए हुए है म्यांमार में उभरते हुए घटनाक्रम पर, और जब तक वहाँ पे स्थिति नहीं सुधर जाती, ये जमावड़ा भारत की सीमा पर लगता रहेगा, जहाँ ये लोग ये उम्मीद रखते रहेंगे कि किसी तरह से उन्हें भारत में शरण मिल सके। बीबीसी हिंदी के लिए राघवेंद्र राव, मोरे, मणिपुर से। तो ये तो हुई भारत की बात। थाईलैंड में भी बड़ी संख्या में म्यांमार से शरणार्थी आ रहे हैं। थाईलैंड ने कहा है कि वो शरणार्थियों को लेकर मानवाधिकारों का ख्याल रखेगा। वो शरणार्थियों की भीड़ से बचना चाहता है। ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि थाईलैंड के सैनिक सैकड़ों शरणार्थियों को वापस भी भेज रहे हैं। लेकिन थाई सरकार कह रही है कि शरणार्थी इलाज के बाद खुद वापस जाने को तैयार हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। बेहद थके हुए ये लोग उन रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं जिन्हें कभी उनके माँ बाप और दादा दादी ने तय किया था। कैरन जाति समूह के ये गांव वाले म्यांमार में जारी धरपकड़ से जान बचाकर भाग रहे हैं। ये लोग थाईलैंड में सल्वीन नदी के पार आसरा तलाश करेंगे। बर्मी सेना के एयरक्राफ्ट शनिवार से ही लगातार चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने 2 राउंड लिए और फिर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बहुत शोर था, बहुत बंदूकें चल रही थी। थाईलैंड पहुंचने पर काई को अपने परिवार की यात्रा की फोटो और वीडियो मिले, जो उनके परिवार ने खींचे थे। काई बदला हुआ नाम है। उनका परिवार भी गोलीबारी से बचने के लिए उनके पीछे आ रहा था। हम चारों तरफ से बर्मी सेना से घिरे हुए हैं। हम अभी और नहीं सह सकते। हमारे इर्द गिर्द हमेशा सैनिक रहते हैं और हमेशा परेशान करते हैं। हवाई हमलों में घायल लोगों को थाई सैनिक इस अस्पताल में लेकर आते हैं, जहां इनका इलाज चलता है। ये व्यक्ति कह रहा है, मुझे अब भी हवाई हमलों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस शोर की वजह से मैं सो नहीं पाता हूँ। लेकिन थाईलैंड के अधिकारी भी बाकी शरणार्थियों का खुली बाहों से स्वागत नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को नदी के पार वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। इनमें काई का परिवार भी शामिल है। थाईलैंड नहीं चाहता कि उनके यहाँ बर्मी शरणार्थियों की भरमार हो जाए। यहाँ इतनी तादाद में हथियारबंद सैनिकों को देखकर ये तो साफ हो जाता है कि म्यांमार से लगी ये सीमा अब बेहद तनावपूर्ण है। बरसों से यहाँ आने वाले कैरन लोगों को उस बात का पहले से ही एहसास था, जो अब जाकर वहाँ के युवा प्रदर्शनकारियों को समझ में आ रही है, और वो ये है कि म्यांमार की सेना लोगों की रक्षा करने के बजाय उनके खिलाफ युद्ध छेड़कर उन्हें दुश्मनों की तरह कुचल रही है। ये दुनिया का सबसे लंबा गृह युद्ध है, जिसमें बर्मी सैनिकों ने लाखों कैरन लोगों को बेघर किया, पीटा, बलात्कार किया और जान से मार दिया। अब इन्हीं सैनिकों को शहरों में आम नागरिकों के साथ यही बर्ताव करते देखने में कोई आश्चर्य नहीं होता है। 2 महीने के भीतर ही मौतों का आंकड़ा 500 के करीब पहुंच गया है। अब थाईलैंड खुद को मानसिक रूप से और ज्यादा शरणार्थियों के लिए तैयार कर रहा है। वो लंबे वक्त से जंग के मारे म्यांमार के कैरन लोगों को देखते आ रहे हैं। हो सकता है कि इस बार पूरे म्यांमार से शरणार्थी उनके देश में चले जाएं। म्यांमार के हालात पर फिलहाल दुनिया की निगाह है और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे तमिलनाडु का एक ऐसा इलाका जहां खनन उद्योग से परेशान हैं लोग। देखेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। और बात तमिलनाडु की, जहां पर विधानसभा चुनाव को कुछ ही दिन बचे हैं। लोगों का मूड जानने के लिए बीबीसी की टीम पूरे राज्य में घूम रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि वहां के लोगों के मुद्दे क्या हैं। इसी दौरान हमने दौरा किया तमिलनाडु के अरियलूर जिले का, जहां चूना पत्थरों की भरमार है। इस इलाके में चूना पत्थर की कई सारी खदानें हैं और इसी वजह से पिछले 3 सालों में यहाँ पर सीमेंट की भी कई फैक्ट्रियां खुल गई हैं। लेकिन इसका इस पूरे इलाके और यहाँ रहने वालों लोगों पर क्या असर हुआ, देखिए बीबीसी संवाददाता नेहा शर्मा की रिपोर्ट में। நாளுக்கு நாள் வறட்சி, பூமிக்குள்ளார வறட்சியாயிருது. வறட்சியால பயிர் பூரா செத்துடுது. அது சுரங்கம் வெட்டுதுன்னா பின்னாடி வந்து நிலச்சரிவு வரும், பூகம்பம் வரும். बीबीसी ने इन 4 महिला बाइकर्स के साथ तमिलनाडु के अरियलूर पहुंचकर वहां की फैक्ट्रियों और खदानों के पास रहने वालों की हालत जानी। अरियलूर चूना पत्थर की खदानों और सीमेंट उद्योग के केंद्र के रूप में उभरा है, लेकिन इसका पर्यावरण के साथ साथ वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी पर भी भारी असर पड़ा है। तिरुवेंगड़म के गन्ने के खेत चूना पत्थर के खदानों के पास हैं। वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने खेत माइनिंग कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया था, मगर खेती करना मुश्किल हो गया है। எங்க நிலத்துக்கு பக்கத்துல मेरे खेत से 10 फुट दूर ही चूना पत्थर की खदान है। इसका फसलों पर भी असर पड़ रहा है। जमीन के अंदर का पानी धीरे धीरे सूख रहा है और अकाल जैसी हालत बन रही है। பூமிக்குள்ளார வறட்சியாயிருது. வறட்சியால फसलें बर्बाद हो रही हैं। ऊपर के स्तर पर बहुत कम पानी बचा है। गहराई वाले पानी में जान ही नहीं है। हमारी फसलें सही से नहीं उग रही। उन्हें खुदाई रोकनी चाहिए। वो चाहते हैं कि हम अपनी जमीन बेचकर कहीं और चले जाएं, मगर ऐसा हम कैसे कर लें? இருக்காங்க. எப்படியே வித்துட்டு போடுவோம்னு. நாங்க விக்கிற கண்டிஷன்ல இல்ல. खतरा खेती की जमीन को ही नहीं है, कई लोगों को लगता है कि माइनिंग से उनके घर भी खतरे में हैं। இது நம்ம வீடு தான் மேடம். இங்க வந்து ये मेरा घर है और यहाँ पर वो खुदाई करेंगे, बस 30 मीटर दूर। 30 மீட்டர் தான் இருக்கு. 30 மீட்டருக்குள்ளாரே வந்து यहाँ 130 फुट तक मिट्टी है, लेकिन वो खदान को और गहरा खोद सकते हैं। ऐसा हुआ तो भूस्खलन और भूकंप आ सकते हैं। நிலச்சரிவு வரும், பூகம்பம் வரும். हम यहाँ नहीं रह पाएंगे और मजबूरन ये जगह छोड़नी पड़ेगी। நாங்க வந்து இந்த அரியலூர் மாவட்டத்தை விட்டு நாங்க வெளியே தான் போயாகணும், வேற वழி இல்ல। अरुल मोड़ी वर्मन इलाके में बचे हुए संसाधनों को बचाने में जुटे हैं। वो इस इलाके के भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं। फैक्ट्रियों ने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का वादा किया था, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ लोग अपनी जमीन बेच चुके हैं और लोग भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि खदान के पास कुछ भी उगा पाना संभव नहीं है। हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि जलाशयों वगैरह का अधिग्रहण ना किया जाए, मगर उन्होंने न सिर्फ अधिग्रहण किया बल्कि वहाँ भी खनन कर दिया। जब हम शिकायत करते हैं तो वो बोलते हैं कि सरकार से उन्होंने लीज पर लिया है। பட் எங்க பகுதியில் வந்து வாட்டர் பாடிஸ் அசால்ட்டா ஆக்குமை பண்ணிட்டு அதுலயும் சுரங்கம் வெட்டிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க। इन आरोपों पर अरियलूर के खनन विभाग ने बीबीसी को बताया, सीमेंट फैक्ट्रियों और खनन उद्योग के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। भूमिगत जल स्तर नीचे जाने के आरोपों पर एक सीमेंट फैक्ट्री ने कहा, हमने ऐसे कदम इसलिए उठाए हैं ताकि झील में काफी पानी रहे जिसे गांव वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कुछ अंतराल पर जल स्तर की निगरानी करते रहेंगे। बदलता हुआ ये नजारा विकास का एक संकेत हो सकता है, मगर पुरुपल्यम गांव के लोगों को अपना भविष्य सुरक्षित नहीं लगता। वक्त चुनावों का है तो कई दबे हुए मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में बना ऐसा सेंटर जहां तोड़फोड़ करके गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं लोग, पर क्या ऐसा करना सही है? जानेंगे इस बारे में एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह।
क्या आप तोड़ फोड़ करके डिप्रेशन या निराशा से उबर सकते हैं? ये बात सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर में बनाया गया है एक रेज रूम। यहाँ पर लोगों को खुलकर तोड़ फोड़ करने की इजाजत है, लेकिन कई विशेषज्ञ इसे सही तरीका नहीं मानते और कहते हैं कि ये डिप्रेशन से निपटने का स्थायी इलाज कतई नहीं है। मेरा पसंदीदा काम है टीवी तोड़ना, वो पुराने जमाने के टीवी। इससे निराशा से ध्यान हट जाता है। कोरोना काल में ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ी है जो गुस्से, चिंता, निराशा और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। रेज रूम में आपका स्वागत है। हमारे पास बेसबॉल बैट्स हैं, बड़े हथौड़े हैं और कमरे के दरवाजे को छोड़कर आप जो चाहें वो तोड़ सकते हैं। जोहानिसबर्ग के एक बिजनेसमैन को लगा कि लोगों को निराशा से उबारने का ये अच्छा तरीका हो सकता है। कई लोग मुझे बताते हैं कि वो तनावग्रस्त हैं, गुस्से में हैं, थके हुए हैं। पिछला साल बहुत तनाव से भरा था। मेरे परिवार, मेरे दोस्तों और मेरे रिश्तेदारों ने बहुत कुछ झेला है। हम कई बार अपने तनाव में अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं। ऐसे में ये एक अच्छा तरीका है अपने अंदर की चिंता और गुस्से को बाहर निकालने का। लेकिन क्या तनाव से निपटने का ये सही तरीका है? रेज रूम का आइडिया फौरी तौर पर राहत जरूर दे सकता है, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। साथ ही ये लोगों के गुस्से को बढ़ावा भी दे सकता है, जो हम नहीं चाहते। तो ऐसे में गुस्से, तनाव और चिंता से निपटने का भले ही ये सही तरीका ना हो, लेकिन लोगों को इसमें बहुत मजा आ रहा है। तो क्यों ना मैं भी ट्राई करके देखूं। मुझे पता है कि इस तरीके से तनाव से राहत नहीं पाई जा सकती, गुस्से से नहीं निपटा जा सकता, लेकिन हम सब ने कोविड काल में इतना कुछ सहा है कि थोड़ी मस्ती तो बनती है। और आज गुड फ्राइडे पर दुनिया भर से ऐसी तस्वीरें आई। ये तस्वीरें स्पेन, पेरिस और यरूशलेम से। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। BBC दुनिया में फिलहाल इतना है।